Hello everyone, welcome back to all of you on your YouTube channel साइंस सिंप्लीफाइड। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 50 डेज़ में हमारा क्या होने वाला है, एचटेट होने वाला है। आज हो गई है 6 जून और 27 जुलाई को आपका एचटेट है। तो इसी हिसाब से अप्रोक्सीमेट आपके 50 डेज़ ही रहते हैं। तो ये जो 50 डेज़ की स्ट्रेटेजी है एचटेट को क्लियर करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चे, स्टडी हम करते रहते हैं। कई बार कुछ बातें, कुछ टिप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि अगर हम उनको फॉलो कर लें तो हमारा जो वे है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का, या फिर जो वे ऑफ रीडिंग है हमारा, ठीक है, उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हम आज ये क्लास लेके आए हैं। एचटेट के लिए सबसे बेस्ट जो स्टडी प्लान है वो आज डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं। फिर जो मेन बात होती है क्या पता वो बीच में ही रह जाती है। एग्जाम के बाद फिर क्या पता आप लोग वो चीज़ देखो, है ना। और मैं नहीं चाहती कि कल को आपको रिग्रेट हो इस चीज़ का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरी देखना, ठीक है बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा एचटेट के लिए बेस्ट स्टडी प्लान। हम यहाँ पर तीनों ही लेवल की बात करेंगे, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा रहेगा टीजीटी लेवल पे, टीजीटी साइंस लेवल पर, ठीक है बच्चे। टीजीटी साइंस का मैं आपको डीप एनालिटिक बताऊंगी यहाँ पर, लेकिन हम तीनों लेवल का एक बार आपको एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे आपने क्या करना है। ओके जी। तो सबसे पहले ये मैंने पहले ही लिख के रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए। बिकॉज हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं या फिर अदर स्टेट के भी, कॉमन सी बात है, सबको पता है कि 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है, जिसमें से 90 है जो आपका कॉमन पोर्शन होता है, 60 है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है फॉर पीजीटी एंड टीजीटी, ठीक है बच्चे। अब मैं इन्हीं चीज़ों को लिखने में 5-7 मिनट और लगाती, तो क्यों आपका भाई इतना टाइम खराब करें। आपका टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्रीशियस टाइम है जो अभी गोइंग ऑन है। एक एक दिन है जो मायने रखता है, कितना सिलेबस किया है, कितने क्वेश्चन किए हैं, कितना प्रैक्टिस की है, ठीक है बच्चे। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही ये प्रिपेयर कर रखा था बोर्ड, कि बस आया और आपको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो पोर्शन बन गए, एक आपका कॉमन और एक आपका सब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। अब कॉमन में हमारे पास ये 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 7-8 सब्जेक्ट हैं ये, क्योंकि इनमें ये है ना 10 नंबर में हरियाणा जी के पूरी पढ़नी है, 10 नंबर में मैथ आपको पूरा करना है, रीजनिंग पूरी करनी है, सीडीपी भी पूरी करनी है, हिंदी इंग्लिश एक तरीके से 2 हिंदी 2 इंग्लिश। देखो अब कैसे है, सीडीपी है हमारा 30 मार्क्स, सभी को पता है। सीडीपी यानी कि जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी है, ठीक है बच्चे। सीडीपी के लिए आपने क्या करना है, अगर आप बीएड लास्ट ईयर में हो या फिर आपकी बीएड जेबीटी जो भी है हो चुकी है, तो आपने उन बुक की थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती है फिर तो ठीक है, उसको समअप करो, साइड में रख दो। आपने क्या करना है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ बताना जरूर चाहूँगी कि साइकोलॉजी के लिए या फिर एचटेट के लिए अपने हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा सर्च में रहता है, सबसे ज़्यादा टॉप पर जो रहता है, जिनके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, वो हमारे अचीवर्स एकेडमी निशा मैम के हैं, ठीक है बच्चे। तो बाकी अपना अपना समझने का तरीका होता है, किसी को किस तरीके से समझ आता है, किसी को किसी तरीके से। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं किसी के चैनल की वो करूँ, ठीक है, लेकिन जो चीज़ सामने दिखती है तो वो निकलती है मुँह से। ओके बच्चे, और आप सबको भी पता ही होगा जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीडीपी के सेक्शन की होगी ये बात, ठीक है। अब सीडीपी में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, सीडीपी के लिए आपने क्या करना है, पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू जो लगाते हो और उस जो टॉपिक के जो जितने पीवाईक्यू आपने कर लिए, मान लो आपका पीजीटी का पेपर है, पीजीटी के आपने 16-17 से लेकर 23 तक के कर लिए, तो उसमें जो टॉपिक कवर हुए हैं उसमें से एक भी टॉपिक को आपने नहीं छोड़ना। 8-10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे रिपीटेड से। जो क्वेश्चन साइकोलॉजी में फंसता है वो फंसता है कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट आ जाती है, तो उस 1-2 क्वेश्चन के पीछे इतना नहीं भागना कि अपना कुछ और टाइम है जो किसी और जगह आप यूटिलाइज कर सकते थे, वो बस उसमें क्रैमिंग करने में लगा दिया, ठीक है। इतना तो लक अच्छा होता है ना, तुक्का भी लग जाता है। ओके जी, ये सीडीपी की बात होगी। अब हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में आपकी एक तो होती है ग्रामर और एक आपका होता है यहाँ पर जो पेडागोजी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बात आती है कि कैसे करना है। तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था तब सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, वहाँ पर ग्रामर के साथ उन्होंने पेडागोजी भी मेंशन कर दी थी कि हिंदी की इंग्लिश की पेडागोजी है जो वो भी करनी है।
तो ये मत सोचना कि लास्ट ईयर अगर नहीं आए तो अब की बार भी नहीं आएंगे। उनको चाहे एक क्वेश्चन डालना हो, क्योंकि पिछली बार इस बात को लेकर बहुत हवा बना था, बाद में बच्चों ने बहुत धरने भी रखे थे बोर्ड के सामने यहाँ कि वो करो, ग्रेस दो या फिर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेडागोजी भी रीड करनी है और हिंदी इंग्लिश ग्रामर भी करनी है। हिंदी ग्रामर में गिने चुने से टॉपिक है, इतना कोई वो नहीं है। आपने मेनली संधि है, समास है, वहां पर अविकारी शब्द है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब कहाँ से करोगे। आपने हिंदी के लिए ना जो 8 to 10 की किसी भी स्कूल की आप हिंदी ग्रामर की बुक ले लो, वहां से कर लो। ऐसे ही इंग्लिश में भी ग्रामर के गिने चुने से टॉपिक होते हैं आपके। वॉइस पक्का आता है, नरेशन पक्का आता है, मोडाल्स आता है, और आपका ये आर्टिकल वाला टॉपिक आता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं कई बार, ठीक है बच्चे। तो ये कर लेने हैं। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट वाला आ जाता है ना, बीच में से पार्ट पूछ लेता है, ओके जी। उसके बाद हमारे पास आता है ये 10, ठीक है, मैथ रीजनिंग हरियाणा जी की। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप जहाँ से इनको कर रहे हो वहीं से कंटिन्यू करो। मैं ये नहीं कहती, हमेशा ये बात ध्यान रखना कि एक चैनल को पकड़ लो, एक को या 2 को, बस मैक्सिमम 2 को। अपनी प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। मैथ और रीजनिंग करते हो ना, पेन कॉपी के बिना तो बैठना ही मत, ठीक है। फिर वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर आप पेन कॉपी के बिना वहां बैठे हो। फॉर्मूला किया, उसको लिखा, सर ने अगर 2 क्वेश्चन करवाए हैं तो देखो कहीं और से पीडीएफ अवेलेबल होगी उन 2 क्वेश्चनों से रिलेटेड, तो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। मैथ रीजनिंग ऐसे हैं कि आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। और ये जीके है आपका टाइम सेविंग। पेपर में क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, आप देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आता है 10 सेकंड में आप टिक कर दोगे, सर्कल ही तो फिल करना है, ठीक है। तो ये है आपका जो नंबर बचाता है। तो ये तो हमारी होगी कॉमन पोर्शन की बात। अब आ जाओ हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको आज की वीडियो का जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारा ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। आपका कॉमन स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पहले निकाल लो। आप ये चीज फाइंड करो, क्योंकि आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या फिर वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। तो अगर आपका कॉमन स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो कॉमन इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप 75 स्कोर कर सको। मतलब 70 और 75 के बीच में भी होगा तो चल जाएगा। अब सब्जेक्ट में क्या 60 में से फिर आप वहां पर 20 मार्क्स नहीं गेन कर सकते। अगर वहां पर आपने 75 कर लिए तो आराम से निकल जाएगा ना पेपर। ऐसा तो क्या है कि सब्जेक्ट आपने पढ़ा ही नहीं। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं कैसे पढ़ना है। पीजीटी की अगर मैं बात करती हूँ तो पीजीटी में आपने क्या करना है, 11th से लेकर आपने अपना एमएससी तक का पढ़ना होता है, मतलब एमए एमएससी जो भी है। लेकिन 11, 12 और आपकी जो ग्रेजुएशन है वहां तक का भी कर लोगे तो 60 में से आपके 55 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से आपके 3 या 5 क्वेश्चन की रेंज रहती है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका होता है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट कहाँ से करना है, सब्जेक्ट के लिए चैनल चाहे एक भी ना पकड़ो, पहले अपनी एनसीईआरटी करो। जैसे 11th 12th आपने सब्जेक्ट हैं जो भी आपके, ठीक है, एनसीईआरटी से उसको कंप्लीट करो, ठीक है बच्चे। ये पीजीटी की बात थी। अब हम बात करते हैं टीजीटी की। और टीजीटी में भी पर्टिकुलर जो हमारी आज की वीडियो का फोकस है दैट इज टीजीटी साइंस। अब देखो टीजीटी साइंस है जो आपकी 60 मार्क्स की आती है, 90 मार्क्स का आपका आता है कॉमन पोर्शन, ठीक है बच्चे। अब साइंस वाले स्टूडेंट में 2 टाइप की कैटेगरी होती हैं। एक होते हैं बच्चे नॉन मेडिकल, एक होते हैं बच्चे मेडिकल। अब फर्क क्या होता है, नॉन मेडिकल वालों के पास होता है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मेडिकल वालों के पास होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है बच्चे। अब इनकी इस कैटेगरी के बेस पर ही यहाँ इंटरेस्ट वेरी कर जाता है, करता है ना। आप खुद बताना मुझे कमेंट करके कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो और आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, और अगर लास्ट टाइम आपका पेपर रहा है तो किस वजह से रहा है, कॉमन वजह से रहा है या सब्जेक्ट की वजह से रहा है। साइंस में मोस्टली सब्जेक्ट की वजह से पेपर रहते हैं, ठीक है। साइंस में मोस्टली सब्जेक्ट की वजह से रहता है नॉन मेडिकल वाले बच्चों का। देखो क्या रीजन होता है, अगर आपका कॉमन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपने साइंस करनी है। कहाँ से करनी है, आपने साइंस 8 to 12 तक की आपने साइंस बहुत अच्छी करनी है। 8 to 10 तक की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी करनी है मतलब ये नहीं बस ऊपर से फटाफट उसको पढ़ लिया। एक बार उसको पढ़ लिया ना, उसको दोबारा भी पढ़ो। दोबारा जब पढ़ोगे ना आप देखोगे कितने नए क्वेश्चन पता लगेंगे,
ठीक है। और एग्जाम से 5-7 दिन पहले ऐसे टारगेट बनाओ, आज मैंने 8th की साइंस पूरी करके रखनी है, आज मैंने 9th की साइंस पूरी करके रखनी है। इस तरह से टारगेट लेके चलो कि लास्ट टाइम पे भी उसको आप इतना अच्छा प्रिपेयर कर पाओ कि आप उसको 1 घंटे में और 3-4 चैप्टर है जो कवर कर पाओ। ठीक है बच्चे, 8 to 10 की साइंस एनसीईआरटी आपने करनी है। तो आप वो कहाँ से करोगे? पर्टिकुलर एनसीईआरटी की अगर मैं बात करती हूँ तो अपने चैनल पर साइंस सिंप्लीफाइड पर 8 to 10 साइंस एनसीईआरटी 50% सिलेबस में करवा चुकी हूँ। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। सिलेबस का मतलब है बच्चे, मैंने वहां पर आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ में से ही, मैंने चैनल पर एनसीईआरटी की ही पीडीएफ शो कर रखी है, सो दैट बच्चों को कोई डाउट ना हो। चैप्टर के बीच में कोई एक्टिविटी आती है वो भी करनी है। कंपटीशन के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। बीच में एक्टिविटी दे दी, चैप्टर के पीछे एमसीक्यू हम वहां से उठा के दे दिया। ठीक है बच्चे, हम क्या करते हैं, बुक पढ़ ली, एक्टिविटी आई, छोड़ दिया। अरे क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, वो एक्टिविटी नहीं छोड़ी, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है बच्चे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या करना है, सपोज आप लोग हो नॉन मेडिकल से, अब नॉन मेडिकल वालों के पास होता है मैथ, तो मैथ होता है इसीलिए उनकी ये मैथ रीजनिंग भी यहाँ अच्छी होती है ना? होती है ना अच्छी। अच्छा, एक साइंस में एक और बात आ जाती है, साइंस में वैसे तो पेपर में आनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इक्वल, मतलब 33-33 की रेशियो में, जैसे 60 मार्क्स का है तो 20-20-20 मार्क्स का आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने तो अभी तक जितने भी एग्जाम देखे हैं ये रेशियो बहुत रेयर मिली है। होता क्या है, आपका 30 मार्क्स में तो क्या आपका 30 से 35 तक तो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आ जाती हैं, और 25 मार्क्स का आपका अकेला ही बायो आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, टीजीटी साइंस के एग्जाम में जो बायो का पोर्शन है उसकी जो वेटेज है थोड़ी ज़्यादा रहती है, और यही रीज़न होता है जो आपके ये मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, इनका ये साइंस वाला सब्जेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग चला जाता है, इनका स्कोर आराम से 40 चला जाता है। ठीक है, और बायो वाले स्टूडेंट्स का मैथ थोड़ा सा वीक भी रहता है, उनको फिजिक्स में भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लेकर, डेरिवेशन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं ना। सभी स्टूडेंट्स का नहीं मैं बोल रही, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, देखे हैं अपने साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे ही, जूनियर सीनियर में भी सुनी है ये बात कि इनका जो मैथ है थोड़ा सा वीक रहता है, और इसी वजह से इनका यहाँ पर जो ये मैथ रीजनिंग वाला है यहाँ थोड़ा हाथ इनका ढीला रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये स्टूडेंट एग्जाम निकालते हैं यहाँ से। अब आप बताओ कि आप मेडिकल वाले हो या आप नॉन मेडिकल वाले हो, आपका सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपका कॉमन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो कितना आपने उसको प्रिपेयर कर लिया है, कितना आपका प्रिपेयर करना बाकी रहता है। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा हो गया टीजीटी साइंस के लिए। टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स को मैं ये बात स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि आपने क्या करना है, जो आपकी 8th to 10th की साइंस है उसको बहुत अच्छा कर लेना है। उसको अच्छा कर लिया मतलब 35 क्वेश्चन कवर। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन बच गए आपके? 20 से 25, 35 to 40 कवर है। अब 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं 11th 12th से। 11th 12th की मान लो आप नॉन मेडिकल हो तो बायो आप नहीं कर सकते, बट केमिस्ट्री फिजिक्स तो कर सकते हो ना, तो 10-12 क्वेश्चन और निकल गए आपके। ठीक है बच्चे, और अगर आप मेडिकल हो फिर तो 60 में से आपका 50 स्कोर तो वहीं आ जाएगा। तो क्या भाई कॉमन में आप 40 नंबर भी नहीं ले सकते हैं? साइकोलॉजी के इतने अच्छे अच्छे चैनल पढ़े हैं, इतने बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब पे। ठीक है बच्चे, तो आपने टीजीटी साइंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। हमारे चैनल पर टीजीटी साइंस के लिए, एचटेट के लिए बहुत कंटेंट है जो अवेलेबल है। 8 to 10 की एनसीईआरटी चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने सभी चैप्टर्स की अलग अलग, और इवन मैंने चैप्टर का सिंगल क्वेश्चन है जो एक्सप्लेन कर रखा है। अगर इन केस आपका ये है ना कि मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैं बोर हो गया, बच्चे क्वेश्चन जरूर लगाओ। क्वेश्चन मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि साथ में उसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है। ठीक है बच्चे, तो एक बार चैनल जरूर विजिट करें, और चैनल विजिट करके वो वीडियोस जरूर देखें अगर आप टीजीटी साइंस के स्टूडेंट हों। ठीक है बच्चे, फिर हम बात करते हैं पीआरटी के लिए। ठीक है जी, तो पीआरटी में हमारे पास क्या होता है, पीआरटी में जैसे यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता पर्टिकुलर, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 30 मार्क्स का तो मैथ आता है, ये दूसरा मैथ जो होता है हमारा, और 30 मार्क्स की ईवीएस आती है। तो पीआरटी वालों का एग्जाम मेरे ख्याल से बड़े आराम से निकल ही जाता है, क्योंकि ये जो मैथ आपका ठीक ठाक सी लेवल का ही आता है। ठीक है, और ईवीएस तो देखो
मतलब अब तो सेकंड थर्ड के बच्चों के पास ईवीएस आने लगी। तो ईवीएस के लिए आपने कुछ नहीं करना, जो ये एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना एसएसटी वगैरह की, एसएसटी को भी वहाँ अच्छे से कवर कर लेना, ज्योग्राफी वगैरह है जो, ठीक है जी। और दूसरा अपनी प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हो। ओके बच्चे, तो ये था हमारे पास एचटेट के लिए बेस्ट स्टडी प्लान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये प्लान कैसा लगा। और मैं आपके लिए विश करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का एचटेट जरूर क्लियर हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैक्सिमम शेयर करना।